Hello students, today we are going to continue chapter 3 that is current electricity। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पहले देखेंगे। ईएमएफ, व्हाट इज़ ईएमएफ? ईएमएफ जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, और देन वी विल जस्ट नो समथिंग अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीनों के तीनों टर्म जो हैं ये इलेक्ट्रिक सेल के रेफरेंस में हम लोग अभी बात करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक सेल। सो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है ना, इसके बारे में। इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग जितनी भी बैटरीज यूज़ करते हैं टॉर्च में, मोबाइल में या और कहीं पे भी, वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हर इलेक्ट्रिकल सेल में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम एक सिंपल सेल को देखें तो इसमें एक कंटेनर रहेगा और एक केमिकल रहेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, गाढ़ा लिक्विड भी हो सकता है या दूसरे फॉर्म में भी। और इसमें दो रॉड या प्लेट्स डिप्ड रहती हैं, है ना। तो जो ये केमिकल है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, और जो ये दो रॉड्स हैं इन दो रॉड को इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है उसको कैथोड बोला जाता है। We start with electromotive force, that is EMF. The EMF of a cell is the amount of work done in moving a unit positive charge from one pole of the cell to the other, keeping the cell in open circuit. इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो किसके बराबर होता है? वो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल के एक पोल से दूसरे पोल तक ओपन सर्किट में लेके जाएं, है ना। तो हमको जो लेके जाना है वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसको एक पोल से दूसरे पोल तक लेके जाना है ना, वो भी ओपन सर्किट में लेके जाना है। तो इसमें जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज़ कॉल्ड ईएमएफ। तो अगर W अगर वर्क डन हो रहा है ना, और चार्ज जो है वो Q है, तो जो ईएमएफ होगा वो होगा W/Q। तो ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही फार्मूला है। तो इसमें डिफरेंस केवल ये रहता है कि जो ये वर्क डन निकाला जाता है वो ओपन सर्किट में निकाला जाता है। तो हमको ये पॉइंट नोट कर लेना है, और बाकी इसके लिए सिंबल जनरली इस तरह से E यूज़ करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। वर्क की यूनिट हुई जूल और Q की यूनिट हुई कूलाम। तो जूल पर कूलाम दैट इज़ वोल्ट, इसका वही नाम है जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूनिट यूज़ करते हैं, ये वही यूनिट है। तो इसलिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो भी सेम होगा, है ना। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ML2 T-3 A-1। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कोई फोर्स नहीं होता है जैसे इसके नाम में दिया हुआ है ना। ये तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है ओपन सर्किट में, और इसका जो डायरेक्शन है ना, वो सेल के अंदर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल लिया जाता है। नाउ वी कम टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं: the resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current or ions is called internal resistance of the cell। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट के फ्लो होने में कुछ रुकावट डालता है, उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना। और इसी के कारण
इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ही कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाता है सेल के अंदर। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, मानो हमने एक सेल बना लिया, इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, और इसमें जब केमिकल रिएक्शन हुई उसके वजह से जो है आयंस का मूवमेंट चालू हो गया, और एक बन गया पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा बन गया नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर इससे हम एक्सटर्नल सर्किट जब जोड़ते हैं तो वो सर्किट में मान लीजिए हमने इस तरह से यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, तो जब हम इसको जोड़ते हैं सर्किट से तो इसमें से करंट फ्लो होने लगती है। तो करंट जब पूरे सर्किट में फ्लो होगी और जब इस पार्ट से अंदर से फ्लो होगी तो जो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलेंगे। मतलब सेल का पर्पस क्या था? एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो वो एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उस एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट उसी के अंदर जो है मूवमेंट में, आयंस की मूवमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो थोड़ी रुकावट डाल रहा है, तो वो पार्ट ऑफ द एनर्जी उसी में वेस्ट हो रहा है ना। इसीलिए इसका नाम जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो उसके खुद के अंदर ही है ना, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। सर्किट के बाहर जो हम लगाएंगे, जो करंट में रुकावट आएगी, उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में जो रेजिस्टेंस है, जो उसी के अंदर आयंस को मूव करने को रोक रहा है, उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। तो अक्सर इसीलिए इसके इस तरह से सिंबल में दिखाया जाता है। बैटरी को जब दिखाना होगा या सेल को, तो हम लोग इस तरह से इसको सेल को पूरा एक सिंगल यूनिट में दिखा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ जितना भी है यहाँ पे, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जनरली इसको स्मॉल आर से दिखा देते हैं, और ये पूरा सिंगल यूनिट बना सेल का, है ना। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सेल तो हमने बनाया ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, वोल्टेज देने के लिए, लेकिन उसके अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस है। वो मेनली किस कारण से होता है ये देखा जाता है कि वो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के कारण से ही होता है ना। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया है हमने, उसका कंसंट्रेशन और जितने भी फैक्टर हैं अभी हम वो सब देखेंगे। तो ये हुआ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये है उसका ईएमएफ और ये है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये पूरा जो यूनिट बना सिंगल यूनिट ये बना सेल, है ना, ये हुआ सेल। नाउ वी कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मतलब उन फैक्टर्स के बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। तो पहला फैक्टर है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच का जितना डिस्टेंस है उस पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक छोटा सेल ले लें और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, R दैट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मतलब डिस्टेंस बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या फिर इसका उल्टा, डिस्टेंस घटाने से बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स द इंटरनल रेजिस्टेंस विल रिड्यूस। द सेकंड पॉइंट इज एरिया ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है इलेक्ट्रोड्स का कितना पार्ट उसमें डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट पे, उस पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें फिर से सेम एग्जांपल को, तो इसमें जितना पार्ट इलेक्ट्रोड का अंदर डूबा है कंडक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इमर्स पार्ट्स का एरिया है ना, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये एरिया रेफर टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स है ना। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स ये भी ऐड कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा एरिया, अगर इसको हम ज़्यादा डिप करवा देंगे तो R इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा,
अगर इनको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, अच्छा कम डिप करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, वो कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ता है ना। तो हम अपन ये लिख सकते हैं, आर इंक्रीजेज विथ कंसंट्रेशन, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। देन वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है ना। ये बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, या फिर टेम्परेचर घटाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं आर इंक्रीजेज with decrease in concentration. Now we come to the next point, that is terminal potential difference. इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, the work done by the cell in moving unit positive charge in external circuit is known as terminal potential difference. तो एक्सटर्नल सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने में जितना वर्क डन सेल करता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो इनको दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, एक है ईएमएफ और दूसरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरली ईएमएफ को हम लोग ई से दिखा देते हैं और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाते हैं, है ना। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम इस तरह से समझें कि जितनी एनर्जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने में सेल प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और हमको उसके टर्मिनल्स पे इतनी एनर्जी मिल रही है वी, और बाकी जो एनर्जी है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्ट हो गई, है ना। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इक्वल टू एनर्जी स्पेंट वेस्टेड, है ना, एनर्जी वेस्टेड inside the cell। क्यों खर्च वेस्ट हो रही है? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट। इसका मतलब हुआ कि कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है सेल, वो दो पार्ट में यूज़ हो रही है। उसका कुछ पार्ट जो है वो सेल के अंदर ही वेस्ट हो रहा है। वो क्यों वेस्ट हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। और बाकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बाहरी सर्किट में चार्ज को चलाने में खर्च होती है ना। तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग ई यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि जो टोटल एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है ई, दैट इज़ ईएमएफ, है ना, इक्वल टू वी, दैट इज़ एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, बाहर चलाने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है, प्लस सम पार्ट वेस्टेड पार्ट, है ना, सम वेस्टेड एनर्जी ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो मिला के दोनों ही ईएमएफ बनेगा। तो इससे ये क्लियर है कि ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वी। तो ई जो है हमेशा वी से बड़ा होता है ना। जब भी हम एक्सटर्नल सर्किट ऑन करेंगे तो ये ई वी से बड़ा होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल सर्किट बंद है या ऑफ है ना, उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, जिसको अपन ओपन सर्किट बोलते हैं, तो ई और वी दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, तब फिर इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आता है।
तो जनरली E इज़ ग्रेटर देन V। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब E और V में क्या डिफरेंस होता है, इसको डिफरेंसेस को हम लिस्ट आउट करेंगे। तो इससे जो ये टॉपिक्स हैं थोड़े और क्लियर हो जाएंगे, है ना। जो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्चुअली EMF जो होता है ना, ये ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब सेल में जब बाहर सर्किट में कुछ भी करंट नहीं ली जा रही है, मतलब ओपन सर्किट में है, तो उसके टर्मिनल्स पे जो डिफरेंस मिलता है दैट इज़ कॉल्ड EMF, है ना। और इसके जस्ट कंपैरेटिवली अगर हम इसको देखें तो जब क्लोज सर्किट का जो वोल्टेज होता है टर्मिनल्स पे, मतलब बाहरी सर्किट में कुछ भी करंट ले रहे हैं, है ना, तब जो हमको टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे नोट करें तो डिफरेंस है ओपन सर्किट और ये कहलाएगा क्लोज सर्किट, है ना। तो क्लोज्ड सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ पहला डिफरेंस, है ना। नेक्स्ट डिफरेंस है वो है EMF इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल। EMF इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल। इसका मतलब है कि सेल कौन से इलेक्ट्रोड से बना है, उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, केवल ये उन्हीं पे डिपेंड करता है ना। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अपन इसको नोट कर सकते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो जो दो ड्राई बैटरीज हैं, वो चाहे बड़ी बैटरी हो चाहे छोटी बैटरी हो, उसका EMF फिक्स रहता है ना। और एक्सटर्नल उससे क्या जोड़ा जा रहा है उस पर EMF नहीं डिपेंड करेगा। इसका जस्ट कंपैरिजन अगर हम इससे उल्टा करें तो जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि EMF जो है वो केवल सेल पे डिपेंड कर रहा है और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। नाउ वी कम टू द थर्ड डिफरेंस, जो है EMF जनरली जब भी सर्किट जुड़ा हुआ है तो EMF वोल्टेज दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा, या ये भी उसको कहने का दूसरा तरीका है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा EMF से कम होता है। अब हम लोग इसके बाद चौथे पॉइंट में आते हैं, वो ये है कि EMF टर्म जो है ना, ये टर्म कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ये टर्म केवल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जैसे बैटरी, सेल, जनरेटर, इन सब के लिए EMF वर्ड यूज़ किया जाता है ना। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो टर्म है टर्मिनल, वो किन्हीं भी दो पॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट।